प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। हम सभी के द्वारा सेमुसी द्वितीय भाग का प्रथम पाठ सूची पर्यावरण इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। हम सभी ने इनके 7 भागों का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी इसका 8वां भाग यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञाति है कि हमारा पाठ समाप्ति की ओर है, तो उसका अंतिम श्लोक पढ़ने के लिए आप सभी आज तैयार हो जाइए। उसके पूर्व हमने आपको एक गृह कार्य दिया था जिसको आप सभी ने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके लाए होंगे। तो आज उसके क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका से आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों ने किस प्रकार से उन उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न जो हमने गृह कार्य के रूप में आपको दिया था, पहला प्रश्न इस प्रकार से है। देखिए, कभी कीदृशम वनदेशम चरणार्थम कथयति। इसका उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना था। आपने लिखा होगा कीदृशम शब्द के स्थान पर कभी खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चलनार्थम कथयति। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है? कवि जो पक्षियों की कुलरव है, ध्वनि है, उनसे गुंजित वन देशों में चलने के लिए कह रहा है। दूसरा प्रश्न, धृत सुख संदेशम। क्या संदेश है इसमें? गुंजित वनदेशम, गुंजाए वाले वन देश अर्थात प्रदेश में हमें जाने की आवश्यकता है, ऐसा कवि यहाँ कह रहा है। तृतीय प्रश्न देखिए, चाक चिक जालम किम ना कुर्यात। एक पद में इसका उत्तर लिखना था। तो जीवित रसन, चकाचौंध भरी जिंदगी से हमारा किस कारण हो रहा है? जीवित के रस के अर्थात आनंद कारण हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। इस बात को इसमें बताया है। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने है। इसमें कवि क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले चल इति क्रियापद से कर्तृपदम चित्वा लिखत। तो उसमें आपने लिखा होगा त्वयम शब्द, क्योंकि चल शब्द कहाँ का है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो त्वयम युवाम यूयम इस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कर्तृपद हो गया त्वयम, और किसके लिए प्रयोग हुआ है? बंधु। तो बंधु शब्द भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मित्रों के लिए प्रयोग किया गया है। पांचवा प्रश्न, नगर इति पदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। तो इसका समानार्थक शब्द श्लोक में आया है पुर या पुरम, ये हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी ने इन 5 प्रश्नों को यहाँ पर देखा। अब हम सभी आज की कक्षा की ओर चलते हैं। तो आज का विषय क्या है? जीवन मरणम। किस प्रकार से हमारा जीवन मरण की ओर जा रहा है और उसको बचाने के लिए कवि क्या क्या प्रयत्न कर रहा है, किस प्रकार से हम सभी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम किस प्रकार से इस पर्यावरण की संरक्षण करें, जिसके कारण से हमारा जीवन कैसा हो और हम जीवन में किस प्रकार से जी सकें। इस भावना को कवि यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए विद्यार्थियों, आज हम सभी अपनी इस कक्षा की ओर बढ़ते हैं। विषय आप सभी ने पढ़ लिया है। चलिए, पहला जो अंतिम श्लोक है इसका 7वां श्लोक, देखो इसके पूर्व के हमने सभी श्लोकों में क्या क्या विषय वस्तु देखी है वो हम आपको 1 मिनट के अंदर समझा देते हैं। देखिए, पहले छंद में कवि ने बताया था कि महानगरों से हमें प्रकृति की शरण में जाने की भावना उसमें बताई, क्योंकि उससे हमारा मन का शोषण हो रहा था, शरीर पिस रहा था और हमारा शरीर टेढ़ा होता जा रहा था लोह चक्र की भांति, और भयंकर दांतों से हमारा जीवन का रण नहीं होना चाहिए। इसलिए कवि ने हमें सूची पर्यावरण की ओर जागरूक किया। दूसरे छंद में कवि ने हमें बताया कि जो कज्जल है अर्थात काला धुआं छोड़ती हुई सैकड़ों हजारों गाड़ियां हैं, बाष्पयानमाला अर्थात हमारी रेलगाड़ियां हैं, वो पंक्तिबद्ध चलती जाती है, ध्वनि करती जाती हैं, और पंक्तियों जैसी हजारों असंख्य पंक्तियों की गाड़ियों से हमारा चलना दूभर हो गया, कठिन हो गया है। इसलिए हम सभी को सूची पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। तीसरे छंद में कवि ने हमको ज्ञात कराया था कि वायुमंडल जैसा हमारा दूषित हो गया है और हमें स्वच्छ जल पीने के लिए नहीं है, कुत्सित वस्तुओं को हम ग्रहण करते जा रहे हैं, और हमारा जो भूमि है, धरातल है, वह कैसी हो गई है बच्चों? मल से युक्त हो गई है। इसलिए कवि ने कहा कि हमें अंतर और बाहर दोनों दृष्टिकोणों से इस चीज को समझना चाहिए और सूची पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। चौथे छंद में हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से हमारा काल के कारण से मुझे इस नगर से बहुत दूर जाने की इच्छा है, क्योंकि मैं उस सीमा पर देखना चाहता हूँ, उस गांव की सीमा पर जाकर किसको देखना चाहता हूँ? नदी, झरने, तालाब, प्रकृति के सौंदर्य, पुष्प,
इन सबको देखना चाहता हूँ। कहाँ रहना चाहता हूँ? वन के एकांत में कुछ समय के लिए मैं वहां पर विचरण करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। 5वें छंद में हम सभी ने जाना था कि वृक्ष कैसे, हरे वृक्षों पर जो लताएं हैं, पुष्पों की डालियां हैं, वो बिल्कुल रमणीय लग रही, वो सुंदर लग रही है। और उस पर फिर हमने जाना था कि कुसुमावली जो पुष्प की पंक्तियां हैं, वो और उससे क्या हो रहा है, समीर चल रही है, हवा चल रही है, और जिसको वर्ण करने की योग्य हमारा मन बन रहा है। नव पल्लवित आम की जो बेलें होती, लता आम के रसाल जो पंक्तियां हैं, उनके मिलन से जो रस का आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए, वह आनंद हमारे इस दूषित पर्यावरण में खो गया है। उसको जानने के लिए कबीर ने हमें सूची पर्यावरण के लिए अग्रसर किया। अब 6वें छंद में हमने जाना था, हे बंधु, आप सभी को ऐसी वन प्रदेश में चलना चाहिए जहाँ पक्षियों का कलरव हो, जहाँ जीव जंतु हमारे सुनहरे वातावरण में विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इतने भ्रमित हो चुके हैं इस संसार में, इस नगर में, कि जिससे किंचित मात्र भी सुख का संदेश धारण करने योग्य नहीं बचा है। इसलिए उस धारण करने के लिए, चकाचौंध भरी जिंदगी से हमें दूर होने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, हमारे जीवन का जो आनंद है उसको बचाने के लिए हम सभी ने, कवि ने निर्देश दिया, हमें पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। तो आज हम सभी 7वें छंद की ओर बढ़ेंगे। आपने इसका सबसे पहले प्रस्तर तले लता, इन शब्दों के अर्थ को हम बोलते जाएंगे, शब्दों को आप उच्चारण करते जाइए, जिससे आप सभी को स्पष्टतः बोलना आ जाए। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, नो भवन्तु पिष्टः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान न समाविष्टः। यहाँ संधि विच्छेद भी हो जाएगा, स्यात् न। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम। तो हम सभी ने इस शब्दों को सुना। अब हम इसी को छंद के माध्यम से, अर्थात किस प्रकार से हमें इसका गायन करना है, वो यहाँ से हम इसको सुनेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक इसको अच्छे से आनंदमय लेकर के, चित्रों को देख करके इसको सुने। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा, नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यताः निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम्, सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरण। दुर्वह मत्र जीवितं जातं, प्रकृतिरेव शरणं, सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम। हम सभी ने अभी बोध को पढ़ा। अब हम सभी इसके विशेष अर्थ की और शब्दों के अर्थ की ओर बढ़ेंगे। शब्दार्थों की ओर आप अच्छे से देखें कि शब्द किस प्रकार से हमारे जीवन में खेल करते हैं। देखिए, शब्द का बोध होगा तो श्लोक का अर्थ बहुत आसानी से आ जाएगा बच्चों। इसलिए दृष्टि आपकी यहाँ से हटना नहीं चाहिए। दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी, कहावत सुनी हो। तो देखिए, प्रस्तर तले अर्थात शिला तले, पत्थरों के तल पर, लता तरु गुल्मा, इन तीनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। लताश्च, तरवाश्च, गुल्माश्च, लता वृक्ष और झाड़ियां। गुल्मा किसको बोलते हैं? झाड़ी को बोलते हैं। इसमें छंद समास विग्रह भी है, उसको हम विशेष अर्थ में देखेंगे। न, नो, नहा भी बोल सकते हैं, नहीं अर्थ में दिया गया है। पृष्ठा अर्थात चूर्ण रूप में, नष्ट हो चुका है, जैसे किसी का चूर्ण बना देते ना, ऐसा। पाषाणी पर्वतमयी, पथरीली। सभ्यता हमारी जो संस्कृति है उसको, निसर्ग अर्थात प्रकृत्याम, प्रकृति में, सत्य व्यक्ति का एक वचन। समाविष्टा, प्रविष्टा, शामिल होना, प्रवेश करना, मिलना। कामये अर्थात इच्छा में, इच्छा करता हूँ, चाहता हूँ, कामना करता हूँ। इस प्रकार से इन शब्दों के अर्थ का आपने यहाँ पर देखा। अब हम इसके
अन्वयार्थ की ओर चलते हैं। अन्वयार्थ को समझने के लिए सबसे पहले उनको हम क्रम से जमाएंगे कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार। तो लता तरु गुल्मा सबसे पहले आएगा। प्रस्तर तले पिष्टानु भवन्तु, निसर्गे पाषाणी शब्दता क्षमाविष्टः न स्यात्, अहम मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम न कामये इति। कवि यहाँ बहुत अच्छी भावना भा रहा है। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो इनके शाब्दिक अर्थों की ओर बढ़ते हैं। लता तरु गुल्मा अर्थात जो लताएं हैं, तरु अर्थात जो वृक्ष हैं, गुल्मा अर्थात जो झाड़ियां हैं, ये किससे पत्थरों के नीचे, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे पिस गए हैं। वह नहीं होना चाहिए, उसको नहीं पिसना चाहिए। यहाँ कवि कह रहा है निसर्गे अर्थात प्रकृति में पाषाणी सभ्यता को अपना लिया है, वह समाविष्टा ना स्यात्, उसको समाविष्ट नहीं होना चाहिए। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, हमारे जितने भी भूमंडल था उसमें सबको प्रकृति को नष्ट करते, पेड़ पौधे काट करके हम सभी क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े महल तैयार करते जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने कुछ दिन पहले ही एक घटना सुनी होगी, बक्सवा के जंगलों में हीरों की खदान मिली। तो क्या करें, लगभग 2.25 लाख पेड़ों को वहां से प्रकृति के सुंदर वातावरण को हटाने की कोशिश की जा रही है। उससे क्या होगा, प्रकृति की सुंदरता का क्षरण होने जा रहा है। तो पाषाणी सभ्यता को हम अपनाते जा रहे हैं, किसके लिए, बहुमूल्य रुपयों के लिए, प्रकृति की सुंदरता को नष्ट करते जा रहे हैं। और कभी क्या कह रहा है, अहम मानवाय जीवनम एव कामये, इसलिए मानव के जीवन के लिए मैं कामना करना चाहता हूँ। कभी क्या कह रहा है कि मैं कामना करना चाहता हूँ कि जीवन का मरण नहीं होना चाहिए, जीते जी उसका मरण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इस श्लोक में कवि ने भावना भाई है। चलिए तो हम इसके भावार्थ की ओर देखते हैं। कवि अस्मिन् पद्यांश से अस्मान संदेशम दत्वा कथयति यत् अस्माकं शिलाखंडानां अधः लतः वृक्षः लघु पादपः अर्थात गुल्मः च पिष्टा न भवेयुः, अर्थात भवनानां निर्माण कार्यं वन प्रदेशे न भवेत्। यतः अतः यहाँ पर लिखा हुआ है वनानि विना मानवस्य जीवनम एव दुष्करम भवति, अतः प्रकृत्यां पाषाणी सभ्यता प्रविष्टा न भवेत्। अत्र कवि पुनः वदति यत् अहम जीवितानां जनानां मरणं न वाञ्छामि, अपितु अहम तेषां जीवनम् एव वाञ्छामि। अतः कवि स्वच्छं पर्यावरणं निर्मातुम् अस्मान् जनान् प्रेरयति। इस प्रकार से कवि ने इसमें भावना, इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ से कवि इस पद्यांश के माध्यम से हम सभी को एक संदेश देने की विषय कर रहा है। कह रहा है कि हमारा जो शिलाखंडों से नीचे क्या दब गए हैं, लता वृक्ष लघु लघु पादप अर्थात पुष्प पौधे झाड़ियां पिसते जा रहे हैं, वह नहीं होना चाहिए। अर्थात भवनों के निर्माण कार्य में वन प्रदेश नहीं होना चाहिए, अर्थात वन का हनन नहीं होना चाहिए। अतः वन के बिना मानव का जीवन दुष्कर है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एक वृक्ष हमारे जीवन में क्या कहलाता है, कितनी ऑक्सीजन देता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके, प्रदूषण को ग्रहण करके स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। जीवन भर हमसे कुछ नहीं चाहते, हम उनको पत्थर मारते हैं तो वो हमको फल बरसाते हैं, हम उनको डंडे मारते हैं तब भी वो हमें फल बरसाते हैं। हम उसकी लकड़ी का कितना उपयोग करते हैं, हम पेड़ काट करके अपने फर्नीचर बनाते हैं सोने के लिए, लेकिन वृक्ष हमें तब भी मना नहीं करता है, हमें जड़ी बूटियां प्रदान करता है। वृक्ष हमें इतनी सुविधाएं प्रदान करता है, वृक्ष हमें छांव देता है। क्या क्या नहीं देता उसके बारे में कहना, क्या क्या कहा जाए, बोलिए। तो पर्यावरण अतः कभी पुनः वदति यत् अहम जीवितानां जनानां मरणं न वाञ्छामि। इसलिए यहाँ कभी पुनः कह रहा है कि हम सभी को जीवित अर्थात हम सभी का जीते जी मरण नहीं होना चाहिए, अपितु किंतु मैं उनके जीवन की ही इच्छा करता हूं, ऐसा कवि चाहता है। इसलिए कवि स्वच्छ पर्यावरण निर्माण करने के लिए यहाँ पर हम सभी को प्रेरित कर रहा है। हम सभी को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिदिन हम सभी को उसकी सुरक्षा भी करना आवश्यक है। पर्यावरण को हमें दूषित होने से बचाने की आवश्यकता है, हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है।
और यहाँ तक कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है पर्यावरण के साथ तो उसको रोकने की आवश्यकता भी है। हम जिम्मेदार नागरिक हैं इस भारत के, इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य है कि हमको पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम सभी ने इसका विशेष अर्थ देखा, समझा और आप सभी को भी ये समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन के लिए पर्यावरण क्यों आवश्यक है। और एक विशेष बात और आपको मैं बता दूं, अभी 2 साल पहले, लगभग 2 साल होने वाले हैं, कोविड-19 के कारण से कितने लोगों का जीवन का हरण हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पर्यावरण को दूषित किया, हमने प्रकृति के साथ छलावा किया, हमने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया। ये प्रकृति के साथ छलावा है और प्रकृति ने अपना निर्माण स्वयं कर लिया कि नहीं किया। एक वायरस जो आया और प्रकृति ने, उसके कारण से लोग अपने घरों में बंद हो गए, औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई, लोगों का चलना फिरना बंद हो गया, जीवन हमारा स्थिर हो गया। गाड़ियों का धूम, रेलगाड़ियों का ध्वनि, ये सब प्रदूषण से मुक्त हो गया। और पर्यावरण की आपने स्वच्छ जल देखा होगा, नदियों को कितना पवित्र होते हुए देखा होगा, लेकिन आज वर्तमान में पुनः वही स्थिति होती जा रही है, जिसके कारण से हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को फिर से प्रदूषित करते जा रहे हैं। उसके लिए बहुत विचार करने की आवश्यकता है विद्यार्थी। हम अब इसके विशेष अर्थ की ओर चलते हैं। विशेष अर्थ में कुछ थोड़ा सा देखिए, संधि स्यात् न, इसका संधि विच्छेद हुआ, अनुनासिक व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। समास विग्रह भी देखिए, लता तरु गुल्मा, लताश्च लिखा था ना, तरवाश्च और गुल्माश्च, इसमें विसर्ग को तालाब में शाभी हम कर सकते हैं। इसमें कौन सा समास है विद्यार्थी? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसे कहते हैं? जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, जिसको प्रथम पद और द्वितीय पद भी कह सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार से चा की आवृत्ति 2 बार होती है, 3 बार होती है, 4 बार होती है, जितनी बार हर शब्द के बाद चा की आवृत्ति की जाती है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हुआ। और इसमें लताश, तरवाश क्यों हुआ? इसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया, तरु, ठीक है, तरु, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो इस प्रकार से आप सभी ने इन 7 श्लोकों के विशेष अर्थ को जाना, समझा, और आज हम सभी ने जो 7वां श्लोक का अध्ययन किया है उसके माध्यम से कुछ गृह कार्य भी आप सभी के लिए है। विद्यार्थियों, अभी हमारी कक्षा का एक भाग और शेष है, जिसमें हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी अभ्यास प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए। अभ्यास प्रश्न कहीं अलग से नहीं, आपने जो 7 श्लोकों का अध्ययन किया है उन श्लोकों के ही माध्यम से, उनके श्लोकों के बीच में से ही बहुत सुंदर प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। एक बात और, सभी विद्यार्थी लाइक और कमेंट्स जरूर करें। आपको जो भी कुछ भी समझ में नहीं आया वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें या पर्सनली मुझको भेज दें, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं कर सकूं। चलिए, तो इसके गृह कार्य की ओर आज हम बढ़ते हैं। प्रस्तर तले के पिष्टः न भवन्तु, इसका उत्तर एक पद में देना। आपने अच्छे से पढ़ लिया है। प्रस्तर तले के पिष्टः, अर्थात पत्थर चट्टानों के क्या नहीं पिसना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न, कीदृशी सभ्यता प्रकृत्याम न समाविष्टा, और कैसी सभ्यता की प्रकृति में समावेश नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, इसका भी उत्तर एक पद में देना है, अर्थात एक शब्द में देना है। तीसरा प्रश्न देखिए, कवि किम कामयते, पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। कवि क्या चाहता है, कवि की क्या इच्छा है, वो आपको इसमें बतानी है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। इसमें देखिए बताया जा रहा है, कामये इति क्रियाया कर्तृपदम लिखना। कर्तृपद से तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे पिछली वीडियो में किस प्रकार से कर्तृपद इसका ढूंढना है। 5वां प्रश्न, प्रकृतौ इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखा। प्रकृतियौ, इसका समानार्थक प्रकृति शब्द है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन लगा हुआ है। समानार्थक पद से तात्पर्य क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द इसमें आपको लिखना है। हम सभी ने आज 7वें श्लोक का अध्ययन किया। कल हम सभी अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।